रंजन अग्निहोत्री। ये उनकी ट्रिलॉजी का लास्ट चैप्टर है, जिसमें पहले द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स रिलीज हो चुकी हैं। ये फिल्म उन सच्चाइयों को सामने लाती है जो हमारी हिस्ट्री के पेज कहानी के सीन्स अनकंफर्टेबल लगते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं दिखाती बल्कि उन्हें महसूस कराती है। कास्ट स्ट्रॉन्ग है। मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार अपने रोल्स को सिंसियरिटी के साथ पोर्ट्रे करते हैं। हर परफॉर्मेंस फिल्म के वेट को और गहरा बनाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ती हैं सिमरत कौर। उनकी एक्टिंग में एक रॉ इमोशन है जो कहानी को और पर्सनल बना देता है। जब उनकी आंखों में वो दर्द दिखाई देता है तो लगता है जैसे वो ट्रेजेडी को खुद जी रही हो। द बंगाल टिपिकल एंटरटेनमेंट नहीं है। ये फिल्म आपको हंसाती या रिलैक्स नहीं करती। ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उठाती है, आपको अंदर तक डिस्टर्ब करती है, और शायद फिल्म के खत्म होने के बाद भी उसका असर आपके साथ रहे। ये ट्रिलॉजी का सबसे इमोशनल और इम्पैक्टफुल पार्ट लगता है। एक ऐसी कहानी जो इग्नोर करना मुश्किल है। ये फिल्म 2 टाइमलाइंस में चलती है, एक 1946 के वक्त जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था और दूसरी प्रेजेंट टाइम में जहाँ एक लड़की के किडनैपिंग का इन्वेस्टिगेशन होता है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक मीटिंग से जहां इंडिया के डिवीजन पर बात हो रही। माउंटबैटन ने कहा, हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ नहीं रह सकते, हम 10 हफ्ते के अंदर इंडिया छोड़ देंगे, उससे पहले फैसला लेना होगा। जिन्ना जवाब देते हैं, हम इतना वेट नहीं करेंगे, हम रात 11 बजे तक फैसला सुना देंगे। फिर कहानी करंट टाइमलाइन में आती है। शिवा पंडित को बंगाल भेजा जाता है एक दलित लड़की गीता मंडल की गायब होने के केस की इन्वेस्टिगेशन। इस केस में भारती बैनर्जी, एक 100 साल से ज्यादा उम्र की बूढ़ी औरत, सस्पेक्ट बन जाती है। कैलकाटा के सरदार हुसैनी भी प्राइम सस्पेक्ट थे, लेकिन उस पर कोई भी डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन करने की हिम्मत नहीं करता था। शिवा के बंगाल आते ही एक बुद्धा मैडमैन, जिसे मिथुन चक्रवर्ती ने प्ले किया है, उसे कहता है, जब भी जरूरत हो मेरे पास आना। पूरा कोलकाता सेक्शन 144 के नीचे था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रमजान के वक्त लाउड स्पीकर पर स्लोगन गूंजने लगते हैं। सरदार हुसैनी का एलिबाई स्ट्रॉन्ग था, सारे पुलिस और जर्नलिस्ट उससे डरते थे। अपनी स्पीच में वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड को और भड़काने की कोशिश करता था। वो कह रहा था, अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो हिंदू का। इसी वक्त एक जर्नलिस्ट जो गीता की बैचमेट थी, शिवा से मिलती है और उसे केस के नए पहलू समझाती है। शिवा खुद हुसैनी से मिलने जाता है, पर उस समय रायट्स भड़क उठते हैं, पत्थरबाजी होने लगती है। पुलिस सिर्फ तमाशा देख। रंगे में स्लोगन गूंज रहे थे, धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। इसी दौरान एक पत्थर सीधा शिवा के सर पर लगता है। कैरेक्टर उसका खून साफ करता है, जो एक्चुअली गूंगा था। फिर गौरी शिवा को बताती है कि गीता को सरदार हुसैनी ने ही किडनैप किया है, क्योंकि गीता उसे एक्सपोज करने वाली थी। हुसैनी इल्लीगल इमिग्रेंट्स को वोटर आईडी बनवाकर उनसे वोट ले रहा था, और इसी वजह से गीता टारगेट बनी। गीता असल में भारती के घर में रहती थी, जो अभी प्राइम सस्पेक्ट है। पुलिस करप्ट थी, लेकिन सीबीआई ने भारती के घर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर भारती के जवानी के दिन दिखाए जाते हैं। भारती जस्टिस बैनर्जी की बेटी थी, जो गांधी जी के वायलेंस के सपोर्टर थे, लेकिन भारती खुद वायलेंट आइडियोलॉजी फॉलो करती थी। अपने ग्रेजुएशन के दिन स्टेज लेने के बजाय भारती ने गवर्नर को गोली मार दी। रॉय चौधरी ने उसकी बेल दिलाई। जस्टिस बैनर्जी भारती को बापू के पास गए ताकि वो उसे नॉन वायलेंस समझा सके। भारती गांधी जी से पूछती है कि आप पार्टीशन क्यों नहीं रोकते। देते हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब कोई मेरी नहीं सुनता। फिर गांधी जी भारती को अहिंसा पर लेक्चर देते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया में कई तानाशाह आए, लेकिन जीत हमेशा अहिंसा की ही हुई है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। को थाना बुलाया, लेकिन उसके बजाय 2 चमचे आए। उन्होंने कहा, सरदार थाने नहीं आता, थाना उनके पास आता है। यहाँ बिना उनके पूछे एफआईआर नहीं लिखा जाता। बातें गर्म हो गई, झगड़ा हुआ और वो दोनों शिवा को धमकी देकर चले गए। पुलिस डर चुकी थी। उन्होंने शिवा से कहा, मेरे पास अधिकार नहीं है, ये भारत नहीं है, ये यहाँ हिंदू मुस्लिम के अलग अलग कानून चलते हैं। होटल में भी हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग स्टॉल लगे हुए थे। वही फॉलो करती है जिसका सरकार होता है। स्टोरी फिर से पास्ट में चली जाती है, जहाँ गांधी जी और जिन्ना के बीच एक गहरा कॉन्वर्सेशन होता है। गांधी जी जिन्ना को समझाते हैं कि इंडिया के मुस्लिम्स असल में कन्वर्टेड हैं, हम सब एक थे, हमारा डीएनए एक है, हमारी सभ्यता एक है। लेकिन जिन्ना ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते, हमारे हीरोज अलग हैं, हमारी भाषा अलग है, हम मजबूरी में एक। लेकिन बंगाल में भी हमारी लोकेलिटीज अलग अलग हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक झूठ है। गांधी जी ने फिर कहा, मौलाना आजाद भी मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को जोड़ने की कोशिश की, तुम जिन्ना हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हो। इसके पैरेलल भारती डांस कर रही थी और गाना गा रही थी। बंगाल की चीफ मिनिस्टर शुरावर्दी ने पूरे बंगाल में छुट्टी घोषित कर दी। हिंदू पुलिस को ड्यूटी से हटा दिया गया। 2 दिन तक पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। जिन्ना ने घोषणा की कि या तो डिवाइडेड इंडिया होगा या डिस्ट्रॉयड इंडिया होगा। शुरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया। ऑर्डर था
कि इतने हिंदू मारो कि बंगाल में वो माइनॉरिटी बन जाए। खून खराबा शुरू हो गया। हिंदू लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मारी गई। हर तरफ अफरा तफरी थी। भारतीय भाग रही थी, बंगाल जल रहा था। हर जगह बम फट रहे थे और औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा था। बैनर्जी फैमिली कॉटन मिल की तरफ निकली। उस वक्त पेट्रोल लेने के लिए कूपन जरूरी था, जो सिर्फ मुस्लिम लीग सपोर्टर्स को मिलता था। जस्टिस बैनर्जी लोगों को समझाने बाहर निकले, लेकिन भीड़ ने मिलकर उन्हें मार दिया। सब लोग कॉटन मिल में छिप गए, लेकिन चुरावर्दी के लोग वहां भी पहुंच गए और उन्होंने मिल में आग लगाकर लोगों को जिंदा जला दिया। लोग खिड़कियों से भागने, अफरा तफरी में भारती की मां भी जल गई। अगली सुबह भारती को एक पंजाबी लड़का मिला जिसका नाम अमर था। उसने भारती को बंगाल के रास्ते दिखाए गए, रास्ते जो सिर्फ लाशों से भरे हुए थे। जब एक मुस्लिम लीग का आदमी भारती को मारने आया तो खत्म कर दिया। अमर भारती को पाथा के पास लेकर गया, जो सब हिंदू लोगों को इकट्ठा कर रहा था और उन्हें लड़ने के लिए रहा था। पाथा ने बिहार और यूपी के हिंदुओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। लोगों ने अपने बम खूब बनाए और जंग दोनों तरफ से शुरू हो गई। अगले दिन के अखबार में शुरावर्दी को बुचर ऑफ बंगाल लिखा गया। ये देखकर वो और भी गुस्सा हो गए। गांधी जी ने पाथा को हथियार छोड़ने को कहा, लेकिन पाथा ने मना कर दिया। अब बंगाल में खाना तक लोगों को नहीं मिल रहा था। मुस्लिम लीग के लोग इंसान की लाश को उसी तरह टांग रहे थे जैसे गाय को टांगा जाता है। पूरी सड़कों पर लाशें ही लाशें थी। एक साथ जलाया जा रहा था क्योंकि अलग अलग जलाने वालों को मार दिया जाता था। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में लौटती है।